एक रात फिर मुझे वही दौरा पड़ा और मेरे हाथ पांव ईंट गए, दिमाग बोझल हो गया और सीने में जलन होने लगी और आंखें उबलने लगी। घर में सब सो रहे थे और मैं अपने बिस्तर पर मौत और रिसत की कश्मकश में पड़ा था और कोई मेरी मदद के लिए भी नहीं आया, क्योंकि मेरी चीख हलक में ही घुट कर रह गई थी और इस आलम में भी छत पर हस्बे साबक कुछ शबीयत सी दिखाई दी। कुछ साए गुड़मुड़ होते हुए नजर आए और मैंने खौफ और दहशत से आंखें बंद कर ली। उसके बाद जो कुछ मैंने देखा और उससे मेरे जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। वो जब भी आती है मुबहम बातें करके और उलझा कर चली जाती है। क्यों न इस पिंडर से कीचू के वजूद के बारे में मालूमात हासिल करूं। चुनाचा मैंने उसे खरीदने के लिए तजस्सुस अमीज़ अंदाज में पूछा। समझ में नहीं आता कि क्या करूं, तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं कहता हूं कि यह स्थान छोड़ दे, पिंडत ने चह कर कहा। फिर कहाँ जाऊं? फिर तू उसी का हो जा और उसी का नाम लिया कर, उसी को प्रसन्न किया कर। मैंने इस बार ये नहीं पूछा कि वो किसे खुश करने के बारे में कह रहा है, मगर मेरे साथ ये औरत और बच्चा भी तो है और भी झगड़े हैं। मैंने उलझ कर कहा। सब कुछ छोड़ दे, पिंडत मुलायम लेकर राजदाना अंदाज में बोला। ये सब धोखा है और मैं तुझे बहुत दूर ले जाऊंगा। पिंडत जी महाराज, मुझे जीवन में बड़े दुख मिले हैं, किसी पर एतबार नहीं आता। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम आखिर मुझ पर इतने मेहरबान क्यों हो गए? हाँ, पिंडत ने गहरी सांस लेकर कहा। ये बात तुझे ज़रूर पूछनी चाहिए, पर या तो तू मुझे मूर्ख समझ रहा है या फिर तू अभी तक बालक है। अरे भाग्यवान, तेरे साथ रहूंगा तो मुझे भी कुछ मिल जाएगा। मुझे क्या मिला है? मैंने तिंक कर कहा। तुझे क्या मिला है? वो जोश में बोला। और तुझे वो मिला है जो बड़े बड़े साधुओं को नहीं मिला। देख रहा है, बस जीवन में यह करछा मिला है, ये करछा जिसका बोझ मैं उठाए फिरता हूँ। पिंडत ने उसे गुस्से से ज़मीन पर मारा तो चिंगारियाँ उड़ने लगीं। महादेव ने उसे अपने सेवक में यही दिया है। इसने बोला, ऐसी क्या बात है? मैंने हैरत से दरियाफ़त किया। ये पिंडत ने अकीदत से करछा देखते हुए कहा, ये मुझे जान से ज़्यादा प्यारा है। इसका बोझ मैं ही उठा सकता हूँ, कोई और इसे उठा नहीं सकता। अच्छा, और मैंने खौफ ज़दगी से कहा, हालांकि ये तो बहुत आम सा करछा है, इसे बड़े बड़े बलवान नहीं उठा सकते। पिंडत फ़ख्र से बोला। मैं उठाऊं? मैंने झिझकते झिझकते कहा। हाथों में छाले पड़ जाएंगे, इसमें आग भरी हुई है। पिंडत ने अलख निरंजन की सदा लगाई और करछा बजाने लगा। यकीन नहीं आता, मैंने मासूमियत से अपनी राय का इजहार किया। पिंडत के लबों पर जहरीली मुस्कुराहट उभरी और उसने करछा मेरी तरफ बढ़ाकर कहा, ले इसे उठा ले। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उसका कोई वजन नहीं था। मैंने उसकी साखत पर गौर करने के बाद पिंडत के चेहरे की तरफ इस्तफसार तलब नज़रों से देखा तो उसकी आंखें फटी हुई थीं और होंठ कांप रहे थे। मैंने उसे मुस्कुराकर करछा वापस करना चाहा, मगर पिंडत की हालत अचानक गैर हो गई थी। मोहनदास, उसने प्रणाम करने वाले अंदाज में अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। तू बड़ा बलवान है, महादेव का करछा कोई बलवान ही उठा सकता है, मुझे क्षमा कर दे। क्या कह रहे हो? मैंने करछा उसकी गोद में फेंक कर कहा। ख्वाह मख्वाह बात की बात करते हो, पता नहीं क्या चाहते हो और क्यों वक़्त बेवक़्त परेशान करने आ जाते हो। पिंडत कुछ देर खामोश रहा और फिर उसने एहतियात से करछा उठाया और बड़बड़ाते हुए बोला, कुछ भी कह ले, लेकिन मैं तुझसे वचन लिए बिना नहीं जाऊंगा। मुझे नींद नहीं आ रही पिंडत अशोरी लाल, मैं रात भर नहीं सोया हूँ, खुलकर बात करो। मैंने पिंडत के मुतगय्यर हालत से फ़ायदा उठाते हुए बारी आवाज़ में कहा। तुझे रात को नींद कैसे आती मोहनदास? वो मेरे पास बैठ गया और मेरा हाथ पकड़ते हुए बोला, एक वचन दे वरना मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। मैंने अब तक काम ही की बात की है, मेरी बात पर ज़रा ध्यान दे। यहाँ से भाग चल और अगर अब नहीं जाता तो एक दिन मेरी बात पर पछताएगा। मैं तुम्हारी नसीहत पर ज़रूर सोचूंगा, मैंने जमाही लेते हुए कहा, परंतु तूने मुझे कोई वचन नहीं दिया। मुझे कुछ सुने बिना वचन कैसे दे दूं? मैंने दुरुस्तगी से कहा। मोहनदास, मुझे सिर्फ एक बात बता दे कि तूने उसे राज़ी कैसे किया है। अगर मैं ना बताऊं, मैंने किस्सा मुख्तसर करके तेज़ी से कहा, तो मैं तेरी चौखट से नहीं जाऊंगा, यहीं पड़ा रहूंगा। तो मुझे अपना मित्र समझ। देख, मैं किसी समय तेरे काम आ सकता हूँ, मुझे निराश मत कर। तो तुम यहीं बैठे रहो। देखो महाराज, तुम जो कुछ समझ रहे हो वो सब तुम्हारी निगाह का कसूर है। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं तुमसे प्रार्थना करूंगा
कि मंदिर में जाओ, ये तुम्हारा आस्थान नहीं है। उसके बावजूद तुम यहाँ बैठने पर बजिद हो, तो आराम से बैठो। मैं डाली को उठाता हूँ, खूब जल भन भोजन करो और तुम्हारे लिए बिस्तर ला दूँ। मैं कुछ खाऊंगा भी नहीं, यहीं पड़ा रहूँगा, वो जिद करते हुए बोला। तुम्हारी मर्जी, मैं तो अपना बिस्तर पर चलता हूँ। पिंडर थम से सर टिकाए बैठ गया और धीमे लहजे में कुछ पढ़ने लगा। सुबह हो रही थी। मैंने अंदर जाने का इरादा किया, मगर ज़ाहिर है उसकी मौजूदगी में बिस्तर पर दराज नहीं हो सकता था। उधर मेरे मुंह में कीचू की उस फूल की सख्त करवाहट थी जिसे मैंने पिंडत की दस्तक सुनकर मुंह में रख लिया था। ये करवाहट पूरे जिस्म में फैल गई थी। रात भी कुछ अच्छी नहीं गुजरी। 2 कत्ल हो चुके थे। पिंडत की जिद मुझे बहुत खुली। हमारे दरमियान देर तक खामोशी रही। मैंने एक बार फिर पिंडत से दरख्वास्त की कि वो यहाँ से चला जाए, लेकिन वो करशा बचाता, ज़हर लब कुछ पड़ता, थम से चिपका बैठा रहा। सुबह की रोशनी फूटा ही चाहती थी कि मुझे खदशा हुआ कि अगर पिंडत इस तरह बैठा रहा तो सुबह तक अच्छा खासा हंगामा हो जाएगा। मेरे इसरार का कोई असर नहीं हुआ और मुझे अपना गुस्सा दबाना मुश्किल हो गया। फिर ना जाने मुझे क्या हुआ, मैंने आगे बढ़कर पिंडत को दोनों हाथों में जिस तरह वो बैठा था उसी तरह उठा लिया। वो बहुत मचला, तड़पा। मेरी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। एक पाँव मैंने दरवाज़ा खोला। जी तो ये चाहता था कि उसे अपने मकान के बाहर ज़मीन पर फेंक दूं, मगर मैंने आहिस्तगी से उसे दरवाजे से कुछ दूर ज़मीन पर रख दिया। तुम मुझे घर से निकाल रहे हो, बुरा कर रहा है मोहनदास, बुरा कर रहा है। मैं फिर आऊँगा, बार बार आता रहूँगा और बार बार तुम्हारे साथ यही होता रहेगा। पिंडत जी, अपने काम से काम रखो। मुझे जब तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी मैं खुद मंदिर में आ जाऊँगा। अपना रास्ता लो, मुझे क्यों बदनाम करना चाहते हो? मैंने बेजारी से कहा, हालांकि उसे 2-4 ठोकरें लगाने के लिए टांगों में हरकल हो रही थी। पछताएगा, पिंडितों का अपमान ना कर मोहनदास। तुम अपना अपमान खुद करा रहे हो। पिंडत जी, कान खोल कर सुन लो, तुम्हारा वहम का मेरे पास कोई इलाज नहीं। मुझे सीधे साधे अंदाज में इज्जत से अपना समा गुजारने दो। आइंदा इस तरफ मत आना। ये कहकर मैंने अपने मकान का रुख किया। पिंडत अब भी बड़बड़ा रहा था। वो कभी मुस्तकबल से डराता, कभी उसके लहजे में खुशामद शामिल हो जाती। मैंने अपना दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर में 2-1 घंटे के आराम के इरादे से अंदर जाना ही चाहता था कि डाली मुझे बरामदे में खड़ी हुई नजर आई। तू जाग रही है? मैंने थके हुए लहजे में पूछा। इस नौटंकी में नींद कैसी आ सकती है? तो तूने सब कुछ देख लिया और सुन लिया। हाँ, और मुझे ये भी अंदाज़ा हो गया है कि तू मुझसे कितना दूर है। इसका अंदाज़ा तुझे किस बात पर हुआ है पगली? तूने मुझे बहुत सी बातें नहीं बताई शेरू। तूने मुझे अपना नहीं समझा। मैं तुझे क्या बताता? और मैंने उसके बाजू पकड़ कर उसे सीने से लगा लिया। डाली, मेरी कुटिया हर बात बताऊंगा। तेरा दिमाग फेल हो जाएगा और तू कुछ नहीं समझ पाएगी। ये पिंडत क्या कह रहा था और उसकी तू लोग यहाँ बहुत तेज इज्जत करते हैं। उसे सर आंखों पर बैठाते हैं, चरण छूते हैं, और तूने उसे गोद में उठाकर बाहर फेंक दिया। तूने ऐसा क्यों किया? ये बकवास कर रहा था, परले दर्जे का झूठा है। 2-1 जंतर मंतर आते हैं उस बुड्ढे को और सारे भून को निचा रखा है। मैंने आज उसकी पोल खोल दी। मगर तूने कुछ आगे भी देखा? ये तेरा दुश्मन बन जाएगा। पहले ही तेरे दुश्मन क्या कम हैं? डाली मेरे सीने में जम होते हुए बोली। तू अपनी जान मत जला, अभी तो खेल शुरू हुआ है डाली। इस खेल का अंजाम बड़ा खराब हो सकता है, लेकिन दिल की हसरतें तो निकल जाएंगी और मैं तुझे खो बैठूंगा शेरू। तुझे अपनी फिक्र नहीं, तू दूसरों ही की फिक्र में है। इतना खुदगर्ज तो मत बन। मुझे इतना बेखौफ मत समझ। जानती नहीं कि मैं कुछ समझ कर ही पिंडत से ऐसी बातें कर रहा था। ज़रा तेल देख और तेल की धार देख। हौसला पैदा कर और मुझ पर एतमाद कर चुड़ैल। तूने मुझे चुड़ैल कहा और वो मेरे सीने पर हाथ मारते हुए बोली। और रात भी जब मैंने तुझे नरिंजन की खबर सुनाने गई थी तो तेरा रवैया कुछ अच्छा नहीं था और तूने ही जगदेव से करीब होने के लिए कहा था। रात तो तूने बड़ा काम किया डाली। अगर तू वक़्त पर ना आती तो उस वक़्त वीनस की मौत पर भून में हंगामा मचा होता। तूने वीनस की नज़र में मेरी इज्जत बढ़ा दी। मैंने उसे दबोच कर कहा। और तू नाराज़ हो गया था। जब देव का जिक्र आया तो तेरा पारा चढ़ गया। क्या तेरा मतलब यह है कि मुझे इस मर्द से मिलना चाहिए, उस मर्द से नहीं? मुझसे क्या कहलवाना चाहती है? मैंने बिगड़ कर कहा। मैं पहले ही अपनी बेगैरती और अनाई का इतराफ़ तुझसे कर चुका हूँ। तमाम मर्द एक जैसे होते हैं, चाहे जगदीप हो, चाहे कोई राजकुमार या कोई मुलाजम। कोई ये नहीं देखता कि सौदा खरीदने वालों का ख़ानदान क्या है। डाली,
جس کا ذکر کرتی میرے کان دکھنے لگتا اور وہ یہ ذکر کر کے میرا تمام اعتماد چھین لیتی تھی۔ مجھے محسوس ہوتا جیسے میرے کپڑے اتار رہی ہو، میرے منہ پر تھوک رہی ہو۔ رات اگر وہ جگدیپ سے نہ ملتی تو مجھے وینش کو زہر دینے کی سازش کا پتہ نہ چلتا۔ یہ ذکر بہت ہی روح فرسا تھا کہ ڈالی مجھے باخبر رکھنے، میری عزت بڑھانے کے لیے جگدیپ سے آلودہ ہو گئی تھی، مگر میری جنجلاہٹ کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ جو کچھ کہتی تھی سچ کہتی تھی، میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ چپ کیوں ہو گیا ہے؟ کیا شرم آنے لگی؟ میں نے اس کا ہاتھ اٹھا کر اپنے گال پر پے در پہ کئی تمانچے لگائے۔ ڈالی نے اپنا ہاتھ جبرن کھینچ لیا اور میرے سینے میں سسکنے لگی۔ شیرو، مجھے معاف کر دے، میں نے تجھے دکھ دیا۔ دیکھ، میں تیری وجہ سے ایسا نہیں بنی، تیرے آنے سے پہلے بھی میں یہ سب کچھ کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اب میں یہ سوچتی ہوں کہ کم اور زیادہ کون اور کیا سوال ہے۔ میں تو پہلے ہی گندی ہو چکی ہوں، اس بہانے تیرے کسی کام آ جاتی ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ تو کسی دن مجھ سے میری جان بھی مانگ کر دیکھ۔ تو ان سب مردوں سے الگ ہے، تو میری چھت ہے، اعتبار ہے۔ جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو میں کبھی گندگی کی طرف نہیں جاؤں گی، میں خود کو تیری چار دیواری میں بند کر لوں گی۔ یہ بھون کوڑے کا ڈھیر ہے، یہاں میں پاک صاف رہنے کی کوشش بھی کرتی تو مجھے ناکامی ہوتی۔ قصور نہ تیرا ہے نہ میرا، حالات کا ہے، اور حالات ہمیشہ ایسے نہیں رہیں گے۔ ڈالی، تو رلاتی بھی ہے، ہنساتی بھی ہے، تو بڑی مسخری ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے اس کی شانوں پر اپنا منہ چھپا لیا۔ ڈالی نے اپنے ہاتھوں کی تمام طاقت سے میرا چہرہ اٹھایا۔ ہائے، مرد ہو کر روتا ہے شیرو، پاگل ہو گیا ہے۔ وہ میرے کان پکڑتے ہوئے بولی اور مجھے خاموش دیکھ کر گدگدی کرنے لگی۔ چل اندر چل، مجھے کھینچتی ہوئی کمرے میں لے آئی اور چارپائی پر دھکیل دیا۔ رات بھر کا جاگا ہے، سو جا۔ اس نے چادر میرے جسم پر ڈال دی اور میری پیشانی کے کئی بوسے لیے، میرے بال سنوارے۔ میں نے آنکھیں موند لیں تو وہ میرا چہرہ چادر سے ڈھک کر گڈے کے پاس چلی گئی۔ بھون میں صبح کی آمد کا گجر بج رہا تھا، گائیں بھینسیں ڈکرا رہی تھی، گھوڑے ہنہنا رہے تھے، مرغوں کی بانگ، پرندوں کی چہچہاہٹ اور گڈے کی اول صبح کی کلکاریوں نے مجھے سونے نہیں دیا۔ یہ سارا شور نہ ہوتا تو بھی مجھے نیند نہ آتی۔ ایک اور ہنگامی رات گزر گئی تھی۔ میں اپنی چارپائی سے لیٹے ہوئے باہر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ ریکھا اور رنجن کی لاشیں برآمد ہو گئی تھی اور جلد ہی یہ خبر بھون میں آگ کی طرح پھیل جائے گی۔ پھر ڈالی گھر آ کر مجھے اٹھائے گی اور سب سے پہلے یہ خبر سنانے کا اعزاز حاصل کرے گی کہ میں اسے صبح و شام کا اخبار کہتا تھا۔ رات کو میں آتا اور وہ جاگتی ہوتی تو دن بھر کی روح داد سناتی۔ صبح میں دیر سے اٹھتا تو باسی خبروں کے ساتھ تازہ خبر بھی اس کی زبانی سنتا۔ اس کا اسلوب منفرد تھا، تحیر، خوف، سنسی خیز انکشافات اپنی چٹخارے دار زبان میں سنانے میں اسے ملکہ حاصل تھا۔ ساتھ ہی وہ تبصرے بھی کرتی جاتی اور وہ پرکاش پور میں ہونے والے جرائم اور سازشوں کا اخبار تھی۔ آج کی شہ سرخی مجھے معلوم تھی۔ یہی ہوا اور وہ ذرا سی دیر کے لیے باہر گئی ہوگی کہ خبروں سے لدی پھندی لوٹی۔ دروازے سے چلاتے ہوئے آئی اور میرے سر سے چادر ہٹا کر اس نے ریکھا اور رنجن کے قتل کی خبریں میرے کانوں میں انڈیل دی۔ رات کیا ہوا تھا؟ اس نے کسی پولیس انسپکٹر کی طرح مجھ سے پوچھا۔ تو رات پھر کہاں غائب رہا؟ کچھ بھی نہیں، میں نے چڑھ کر کہا۔ جب میں نے وینس چندر کو دودھ میں زہر ملانے کی خبر سنائی اور رنجن کا نام بتایا تو اس نے ریکھا کو بلایا اور اپنے دودھ سے اسے پلا دیا۔ یہ تو میرے سامنے ہوا تھا، مگر رنجن کو گولی کس نے ماری؟ میں نے واردات کا دوسرا حصہ دانستہ اسے چھپایا۔ تیری وجہ سے 2 خون ہو گئے ہیں، ڈالی بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ تیری وجہ سے وینس چندر بچ گیا اور ہماری بھی خیر ہو گئی۔ مجھے صاف صاف بتا کہ تم خون نہیں کیا۔ نہیں رے، اور تیری جان کی قسم میں نے نہیں کیا۔ میں تجھے بتا ہی دیتی ہوں کہ کسی دن اپنا نمبر بھی آ جائے گا۔ پورا قصہ سنا، تبصرہ کرنے بیٹھ گئی۔ میں نے ڈپٹ کر کہا اور کلی کر کے باہر چبوترے پر بیٹھ گیا۔ وہ اسی بات کی منتظر تھی اور اس نے شروع سے لے کر آخر تک جو روح داد مجھے سنائی وہ میرے لیے نئی نہیں تھی۔ البتہ لوگوں کے تبصرے، غم اور غصے کی خبریں میرے دلچسپی کا باعث تھیں، مگر میں نے پوری طرح اپنی حیرت کا اظہار کیا اور وہ ڈالی کو اس کے انکشافات کی داد دینے میں بخل سے کام نہیں لیا۔ یہ سنسی خیز واردات سنا کہ اس نے میرے سامنے تجویز پیش کی کہ جو اب صبح شام اس کی عادت ہو گئی تھی اور جس کا جواب دینا میرا معمول۔ ایسے نازک وقت میں گڈا موضوع بدلنے میں ممدوح معاون ثابت ہوتا۔ میں اسے گود میں لے کر پیار کرنے لگتا اور ڈالی اس طرح مجھے دیکھنے لگتی
जैसे वो मेरी गोद में हो और मैं उसे प्यार कर रहा हूँ। डाली ने रात की रोटी और भाजी मेरे सामने रख दी और बलाई वाली चाय बनाकर मुझे पिलाई। मैंने सारी बलाई गुड्डे को चटा दी और चाय खुद पी गया। एक कोने में बनाए हुए अपने छोटे से बावर्ची खाने में डाली मुझे खाना खिलाकर बहुत खुश होती थी। खाना घर में गाहे बगाहे ही पकता। डाली मेरा और अपना खाना उस उम्मीद पर घर ले आती कि हम दोनों मिलकर खाएंगे। उसे तवे पर ठंडी रोटियां गर्म करने और एक रुकाबी में मेरे साथ खाने में बड़ा लुत्फ आता था। इस वक्त उसकी आंखों में एक अजीब किस्म का नशा होता। उसकी नजरें नहीं मिलाई जाती थीं। मैं तो सर झुकाए खाना खाता रहता और वो कहती रहती, शेरू और खा ले, अभी तूने खाया ही क्या है, जान बना, जान जान है तो जहान है। उस सुबह भी डाली और मेरी तवादा का दौरा पड़ा और वो घी में चुपड़ चुपड़ कर रोटी मेरे प्लेट में रखती जाती और खुद एक एक लुकमा तोड़कर दरमियान में खाती जाती थी। अब सोचना बाद में, पहले नाश्ता कर ले, उसने मुझे टोका। मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता किया ताकि बाहर जाकर रेखा और रिंजन के कत्ल के बारे में लोगों के तासरात खुद अपनी आंखों से देखूं। नाश्ते के बाद मैंने रस्मी मुंह हाथ धोया और कपड़े बदल कर तैयार हो गया। रात के तमाम वाक़यात मेरे ज़हन में गर्दिश करने लगे थे। उसमें डाली के तहैयर खेद अंदाज बयान का भी दखल था। कीचू ने हस्बे मामूल मुबहम बातें की थी, मगर इस बार उस मबहम के पीछे कोई मैंने जरूर थे। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि ये बैल किस मुंडे चढ़ेगी। कीचू के फूल का कड़वापन अभी तक मेरे मुंह में था। उधर ये खौफ अपनी जगह कि पंडित अशोरी लाल कहीं बेकाबू ना हो जाए और अपनी तौहीन का इंतकाम लेने के लिए मेरे रास्ते में और मुश्किलें ना खड़ी कर दे। सुबह की रोशनी में मुझे गुज़श्ता रात की बातें ज़्यादा वाज़ेह नजर आने लगी, या कुछ ऐसा था कि मेरे सारे वजूद पर कीचू के दिए हुए फूल का असर था जो अब धीरे धीरे उतर रहा था। मैंने शायद उसी बूटी के जहरीले नशे में ऐश्वर्य लाल के साथ ज्यादती कर दी थी, मगर अब पछताने से क्या फर्क पड़ता था। रात गई बात गई। इस वक्त कुछ नजर ही नहीं आता था। मैं ऐश्वर्य लाल की तरफ से मुतवक्का कार्रवाइयों के बारे में सोच रहा था कि दरवाजे पर वही लर्जा खेज दस्तक हुई। मेरे दिल पर जैसे किसी ने हथौड़ियां मारी। यह दस्तक मुझे कभी पसंद नहीं आती थी। दरवाज़ा खोल कर देखा तो विनय चंद्र के नए सेक्रेटरी का मतहत मुझे जल्द से जल्द विनय चंद्र के यहाँ पहुँचने की हदायत कर रहा था। क्यों, खैर तो है बलराम, मैं अपनी तशवीश न छुपा सका। कुछ गड़बड़ मालूम होती है मोहनदास जी, वो फिक्रमंदी से बोला। तुम चलो, मैं आता हूँ। दूसरा सवाल मैंने इसलिए नहीं किया कि मुझे उसकी नज़रों में कमज़ोर नहीं होना था। थोड़ी देर के बाद डाली और गुड्डे का बोसा लेकर मैं विनय चंद्र के महल की तरफ रवाना हो गया। बज़ाहिर फिक्र की कोई बात नजर न आई थी, इसलिए मैं रात भर उस बून के सरबराह के साथ मौजूद था। लेकिन यहाँ भी कोई गैर मुतवक्का बात किसी भी लम्हे मुमकिन थी। रास्ते में कई मुलाजमों ने रोक कर मुझसे रात के वाक़े के बारे में कुछ जानने की ख्वाहिश जाहिर की। अभी कुछ कहा ही नहीं जा सकता, ये एक जुमला बोलता हुआ मैं तेज कदमों से मंजिल मकसूद पर पहुंच गया। राहदारी में बड़ी सरगर्मी थी। मुलाजमों के अलावा बून के मुअज्जिज़ीन भी इधर से उधर थरक रहे थे। अंदर दाखिल हुआ तो दरवाजे पर ठठक गया। अंदर पुलिस मौजूद थी। ये बड़ा ड्राइंग रूम जहां विनय चंद्र अपने मुलाकातियों को मुलाकात का शर्फ बख्शता था और किसी असेंबली हंगामी अजलास का मंजर पेश कर रहा था। विनय का छोटा भाई सुरेश भी मौजूद था। सुरेश की मसें भीग रही थी और वह बम्बई में तालीम हासिल कर रहा था। शारदा, प्रीत, हिमा, पारो, कसम, नीलम, भून के बूढ़े मुलाजम और रानियां उधर सामने के सोफे पर पुलिस अफसरान और दरमियान में विनश उसी सोफे पर जगदीप इंस्पेक्टर दरबान से बात पुरस कर रहा था। मेरी आमद पर सबकी तवज्जो मेरी तरफ मबजूल हुई और जगदीप की नज़रों में रोशनी की एक लकीर सी चमकी। उसने पहलू बदल कर विनश से कुछ कहा। विनश ने मुंह बनाया, लेकिन जगदीप इंस्पेक्टर से मुखातब हो चुका था। दूरी होने की वजह से मैं उसकी बात तो नहीं सुन सका, लेकिन वो यकीनन मेरे बारे में कुछ बता रहा था। शारदा वर्दीदा नजरों से मुझे घूर रही थी। मुझे यहाँ के हालात कुछ अच्छे नजर नहीं आए। मैं बगली कमरे में जाने के ख्याल से मुड़ा ही था कि इंस्पेक्टर की गजदार आवाज उभरी, मोहनदास इधर आओ। मैंने विनश और शारदा की तरफ शिकायती नजरों से देखा। विनश का चेहरा जज्बात से आरी था और शारदा ने गर्दन झुका ली थी। तुम रात कहाँ थे? मैं यही था जनाब, मेरी आवाज़ लड़खड़ाई।
तुम यहाँ थे यानी राजकुमार के कमरे में? इंस्पेक्टर ने दुश्मनी से पूछा। जी, मैं सटपटा गया। मुझे उम्मीद थी मेरे जवाब देने से पहले वीनस चंद्र मेरी मुश्किल हल कर देगा। जी हाँ, यहीं। लेकिन मैं कोई 11 बजे चला गया था। फिर इंस्पेक्टर ने मुस्कुराकर जगदीप को देखा। मैं समझ गया कि वीनस ने रात के वाक़े से लाइल्मी ज़ाहिर की है। ना जाने मेरी अदम मौजूदगी में क्या कहा है। मैं अपने क्वार्टर में सो रहा था। सो रहे थे या कहीं और थे? इंस्पेक्टर ने पेशा वराना अंदाज में पूछा। जी, सो रहा था। आप उस औरत से पूछ लीजिए जिसके साथ मैं रह रहा हूँ, मैंने बेबसी से कहा। उसके सिवा मेरे पास कोई शहादत नहीं। तुम्हें मालूम है कि रात को क्या हुआ? हाँ, मुझे सुबह उठने पर पता चला कि रात रेखा और निरंजन का खून हो गया है। ये कैसे हो गया? इंस्पेक्टर ने हमाकत का सवाल किया। ये तो कातर ही बता सकता है जनाब, मैंने काबू याफ्ता लहजे में कहा। लड़कियों की दबी दबी हंसी उभरी। वीनस ने मेरी जन्म कसम उठाकर देखा। तुम बकवास कर रहे हो। यकायक इंस्पेक्टर उठा और उसने मेरी कोट की अंदरूनी जेब से इतनी फुर्ती से पिस्तौल निकाल लिया कि मैं देखता रह गया। ये पिस्तौल? उसने महारत से उसे उछाल कर कहा। ये तुम क्यों अपने पास रखते हो? मेरी जेब से पिस्तौल बरामद होने पर पूरे ड्राइंग रूम में सरगोशियां उभरने लगी थीं। ये मैं इसलिए अपने पास रखता हूँ कि राजकुमार वीनस चंद्र की हिफाजत करूँ और खुद अपनी भी, क्योंकि यहाँ किसी की जिंदगी महफूज नहीं है। गोया हर मुलाजिम को एक एक पिस्तौल अपनी हिफाजत के लिए तकसीम करना चाहिए। जगदीप ने हंसकर अंग्रेजी में कहा। इंस्पेक्टर, फिर तो तुम्हारे लिए बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। ये शख्स एक नंबर का फ्रॉड है। प्रीत ने चह कर तायद की। मुझे तो ये कोई बहुत गहरा शख्स मालूम होता है। हमें तफ्तीश से पहले इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, शारदा बरहमी से बोली। जी हाँ, जब यहाँ कोई जिंदा नहीं रहेगा उस वक़्त आपको होश आएगा। असल में गलती हमारी है कि हमने इन कुत्तों को सर पर चढ़ा लिया है, हीमा ने कहा। तुम यहाँ कब से मुलाजिम हो? इंस्पेक्टर ने पूछा। बहुत दिनों से जी, साल से ज़्यादा हो गया। मैंने जानबूझकर झूठ बोला। पहले क्या करते थे? मुलाजमत ही करता था। कहाँ? इंस्पेक्टर ने हाजरीन को दाद ख्वार नजरों से देखा। बम्बई में एक साहब के घर। बम्बई क्यों छोड़ दिया? क्या वहाँ कोई केस हो गया था? हाँ, उन साहब का तबादला लंदन हो गया था। और तुम्हें बम्बई में कोई मुलाजमत नहीं मिली जो तुम यहाँ चले आए? बम्बई की ज़िंदगी में सेहत अच्छी नहीं रहती थी। सुना अपने आप, इसकी सेहत बम्बई में अच्छी नहीं रहती, इस शिकरे की साथी की। जुबान संभाल के बात करो इंस्पेक्टर साहब, मैंने गुस्से से कहा। इंस्पेक्टर ने जोर से एक चांटा मेरी गाल पर रसीद किया। उसका ख्याल था कि मैं चांटे के जोर से गिर जाऊंगा। मैंने बहुत बर्दाश्त किया। दूसरे चांटे के लिए उसने हाथ उठाया ही था कि मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे धक्का दे दिया। इंस्पेक्टर लड़कता हुआ सोफे पर गिरा और सख्त इश्ताल के आलम में उठा और उसने मुझ पर पिस्तौल तान लिया था। कैसा दीदा दलेर है, ये पुलिस से भी नहीं डरता, प्रीत ने कहा। सारे कसबल निकल जाएंगे, यहाँ सांप पाले हुए हैं, जगदीप ने लुकमा दिया। मैं ऐसे लोगों से निमटना जानता हूँ। मैं ऐसे थाने के नाम से मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मेरे लिए कुछ काम के इंस्पेक्टर जगदीप का परवरदा था। थाने जाने का मतलब तो मेरा आज फैसला हो जाएगा। जगदीप के रहमो करम पर छोड़ दूं और मुझे अपनी हमाकत बर्दाश्त हो रही थी। प्रीत, हुमा और कुछ महारानियां, ये सब जिस अंदाज से जहर अफसानियां कर रही थीं, उनका असर अभी तक मेरे कानों में था, उनके नश्तर दिमाग में चुभ रहे थे। कीचू ने रात को एक फूल अता करते वक्त मुझसे कहा था कि मुझ पर अब कोई जहर असर नहीं करेगा, लेकिन इस किस्म के जहरों के लिए कीचू ने कोई बोटी नहीं दी थी और ज़्यादा से ज़्यादा इजलत का मुजाहरा करना था, वरना कई लोग जाल फैलाए खड़े थे, निशाना पड़ जाता था। वीनस चंद्र की रफाकत में एक तहफ़्फ़ुज़ था जो हज़ार खतरे से भी इसमें तहफ़्फ़ुज़ दे सकता था। वीनस चंद्र की रफाकत में एक तहफ़्फ़ुज़ था तो हज़ार खतरे भी उसमें मौजूद थे। उन्हें यकीन हो गया था कि मैं वीनस के आगे एक दीवार हूँ। किस्मत अब साथ दे रही थी और किस्मत से मुस्तकिल वफा की उम्मीद रखना नादानी थी। वीनस चंद्र से गुफ्तगू का मौका नहीं मिल रहा था। एक आता था, एक जाता था। मेरे ज़िहन में अजीब परेशान कुन मंसूबे पक रहे थे। कानों की लोएं सुर्ख हो गई थीं। हस्बे दस्तूर रेखा और निरंजन की लाश दोपहर तक ठिकाने लगा दी गई और भून की सरगर्मियों में कोई फ़र्क नहीं आया। शाम को राजकुमार और राजकुमारियों की शाह सवारी की मशकों का प्रोग्राम वक़्त के मुताबिक शुरू हुआ। भून के बाहर रेस कोर्स के मैदान की तरफ आज जहानी पर प्रकाश चंद्र ने शाह सवारी का एक मैदान बनवाया था
जहां सीढ़ियों के ऊपर छोटा सा शेड था। उस शेड में ऊंची कुर्सी पर वीनस चंद्र विराजमान हो गया। मैदान में घोड़े लाए गए। पारो और नौजवान राजकुमारियां और वो महारानियां जो अपनी सौतीली बेटियों के साथ खड़ी हुई, उनकी हम जोलियां लगती थीं। सब अपने अपने घोड़ों के साथ मैदान में उतर गईं। अस्तबल के वो मुलाजम जो रिंजन के साथी थे, अपने साथी की मौत भूल गए और पूरे जोशो खरोश से घोड़ों की मालिश कर रहे थे। शारदा और दूसरी महारानियां वीनस के इर्द गिर्द बैठी हुई थीं। सुरेश भी घोड़े पर सवार था और जगदीप राजकुमारियों के दरमियान घिरा हुआ उनसे छेड़खानियां कर रहा था। कुछ अजनबी चेहरे भी नजर आ रहे थे। बाकायदा रेस का उखाड़ा लगा हुआ था। चंद उमराए राजापुर भी उसमें शरीक थे। यहाँ हसीन तरीन लड़कियों और खूब रू लड़कों का इज्तिमा था। जब ये हसीन लड़कियां अपने मखसूस चुस्त लिबास में घोड़ों पर बैठ गईं तो एक दिलकश मुनाज़र उजागर हुआ और खुद मेरा जी घोड़ा बनने को मचला। वीनस चंद्र के रुमाल हिलाने पर स्टार्टिंग पॉइंट से घोड़ों का मुकाबला शुरू हुआ। ये स्टार्टिंग पॉइंट वीनस चंद्र की शाह कुर्सी के सामने था। रुमाल के इशारे पर घोड़े बिजली की तरह चमके और लड़कियां उनके जिस्मों से महबूब की तरह चिमट गईं। गोल दायरे के किनारों पर दरमियान में बहुत से मुलाजम खड़े थे। मैं भी उनमें शामिल था। जगदीप का घोड़ा बरक रफ्तारी से दौड़ रहा था, मगर शंकुतला सबसे आगे थी। शंकुतला, जिसका जिस्म सुर्ख फूलों का गुलदस्ता था, वो मुशाकी से अपने घोड़े पर सवार थी। राजेपुर का एक और नौजवान उसे शिकस्त देने के लिए सर तोड़ कोशिश कर रहा था। अब मेरी की भी क्या शान होती है। दौलत के रंग निराले होते हैं। रंगो रूप, तेजी, फुर्ती, चमक दमक, सब पैसे का जलवा है। घोड़े जमीन पर परवाज कर रहे थे और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे दौलत की टांगें निकल आई हों, चांदी दौड़ रही हो, सोना भाग रहा हो। दिल चाहता था कि मैं भी घोड़े पर सवार होता, मगर मेरे वाला साहब सिर्फ चंद जेवरात और एक शिकस्ता मकान छोड़ कर बड़े थे और इत्तेफाक से ये चीज़ें भी चचा जान को पसंद आ गई थीं। घोड़ा भी दौलत देखता था। घोड़ों को अमारत और ताकत की बड़ी पहचान होती है। मेरी नज़रें शारदा पर मरकूज थीं। वो दूरबीन से घोड़ों की बजाय मुझे देख रही थी, क्योंकि उसका घोड़ा मैं था जो उसे अपनी पीठ पर बिठाते हुए घबराता था। अचानक शारदा की दूरबीन गिर गई। प्रीत और जगदीप के घोड़े बुदक गए थे। उन्होंने पूरी रेस में खुलबली मचा दी, मगर जल्द ही प्रीत ने उस पर काबू पा लिया। अलबत्ता जगदीप का घोड़ा पटरी से उखड़ गया। बहुत से मुलाजम खौफ से भाग खड़े हुए। मेरे वहमो गुमान में भी न था कि अफरा तफरी में जगदीप के घोड़े का रुख मेरी तरफ हो जाएगा। वो तूफान की तरह मुझ पर लपका। मैं दहशत में ज़मीन पर गिर जाता तो वो मुझे रोनता हुआ गुजर जाता, लेकिन उसे आंधी की मानद अपनी तरफ आता देखकर मेरे असान मुअत्तल हो गए। सख्ता सा तारी हो गया और मैंने सरासीमगी में खुद को बचाने के लिए अपने दोनों हाथ उठा दिए, जैसे उन हाथों पर मैं पागल घोड़े और जगदीप का वजन रोक लूंगा। घोड़े ने मेरे करीब आकर अपनी दोनों टांगें उठाईं और मुझ पर टूटने के लिए बड़ा ही था कि मेरे दोनों हाथ उसकी कमर में हमायल हो गए। ना जाने मुझे क्या हुआ और मुझ में कहाँ से इतनी ताकत आ गई कि मैंने अपने दोनों हाथों पर जगदीप और घोड़े का वजन रोक लिया। और ना सिर्फ रोक लिया, बल्कि घोड़े और उस पर सवार जगदीप को चंद इंच बुलंद करके ज़मीन पर फेंक दिया। जगदीप दूर जाकर गिरा और घोड़ा ज़मीन पर लोट लगा रहा था और बुरी तरह हिनहना रहा था। जगदीप बेशदीद तकलीफ में उसके साथ बिलबिला रहा था और ज़मीन पर लौट रहा था। दूसरे घोड़सवारों ने अपने अपने तेज रफ्तार घोड़े बड़ी मुश्किल से काबू में किए। रेस अचानक रुक गई। वीनस और शारदा तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए मेरे पास आए। मोहनदास, ये कैसे मुमकिन हुआ? उसने फटी हुई आवाज में कहा। मेरे मुंह पर जवाब आया, सरकारी गरीबी और नादारी का गुस्सा आप नहीं जानते। लेकिन मेरा जवाब सुनने से पहले वो जगदीप की तरफ मतवजा हो गया। शारदा एक लम्हे को मेरे करीब खड़ी हुई और उसकी निगाहें मेरे जिस्म में उतर गईं। वो वरास्तगी में मुझे अपने अंदर समोने के लिए बेचैन नजर आती थी। बेबसी से होंठ काटने लगी। काश कि वो ये काम मेरे सुपुर्द कर देती। इस अरसे में जगदीप के तरफ भीड़ लग गई और फिर मेरे पास कोई नहीं आया, जैसे मैं तो मर ही चुका था। दो आदमियों ने अपने कांधों पर जगदीप को उठाकर खड़ा किया। काश ये आदमी चार होते। इस वाक़े पर वीनस चंद्र ने जगदीप का बयान सुनने की बजाय पहले से अपना फतवा सादर किया। मोहनदास ने कमाल कर दिया। अगर वो अपने हाथों पर घोड़ा रोक ना लेता और हवास खो बैठता तो आज एक अलमनाक हादसा हो जाता, जिस पर हमेशा शर्मिंदगी होती। शुक्र है कि जगदीप बच गए। वीनस ने उस वक्त बड़ी होशमंदाना बात की थी। शायद उसे अंदाजा था
کہ जगदीप बाद में उस हादसे का सबब मुझी को करार देगा और ये कहेगा कि मैं खुद उसके सामने आ गया था और मैंने उसका तवाज़ुन बिगाड़ दिया था, वरना उसने तो घोड़ा काबू में कर लिया था। हालांकि उसके बहुत से चश्मदीद गवाह थे कि मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। जगदीप ने घोड़ा मेरे सर पर खड़ा कर दिया था। जिन लोगों ने वो मंजर देखा था वो मेरी ताकत के बारे में इंगशे बंदा थे। उनकी नज़रों में हैरत और तारीफ लिखी हुई थी। प्रीत को यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने घोड़ा जगदीप समेत उठा के फेंक दिया, जिसका इधर उधर चर्चा हो रहा था और मुझे रुस्वा किया जा रहा था। क्या ये सच है? उसने लोगों से पूछा। बिल्कुल सच, हमने खुद अपनी आंखों से देखा। बहुत से लोगों ने तायद की। वो मेरी सूरत देखने लगी। वो हाँप रही थी और हाँपते हुए उसका सीना समंदर था जिसमें ज्वार भाटा आ गया था। मैंने सोचा कि मैं लहरों में खुद को गर्क कर दूं, तबाह हो जाऊंगा। ठीक है, हो जाऊं, मेरे ना होने से दुनिया फीकी नहीं पड़ जाएगी। जगदीप को स्ट्रेचर पर लाद कर और ज़रूरी हदायतें देकर विनय चंद्र दोबारा मेरे करीब आया और थकमाना अंदाज में सर से पैर तक मुझे घूरने लगा। मोहनदास, हमें यकीन नहीं आता। तुम ठीक हो मोहन? शारदा अपने अस्तराब पर काबू न रख सकी। हम सबको इससे खौफ खाना चाहिए, हिमा ने कहा। मैं ठीक हूँ जनाब, भगवान की कृपा है कि राजकुमार जगदीप बच गए। मैंने गर्दन झुकाकर अपनी ज़ुबान खोली। हालांकि मुझे कहना यह था कि अफसोस, वो हरामज़ादा बच गया और वीनस भी यही सुनना चाहता था। तुम अपने घर जाकर आराम करो और तुम्हें ज़रूर चोट आई होगी, शारदा ने अपनी बहनों की मौजूदगी की परवाह किए बगैर कहा। नहीं दीदी जी, अब ऐसा भी क्या है, राजकुमार जगदीप को देखिए, उनका क्या हाल है। मेरी ज़िंदगी इतनी कीमती नहीं। मैंने खफी मुस्कुराहट से जवाब दिया। आपका पूछना ही मेरे लिए आराम का बायस है। वीनस ने शारदा का हाथ पकड़ा और रफ्ता रफ्ता मेरे करीब से भीड़ छटने लगी। उनके जाने के बाद मुलाजमों ने मुझे घेर लिया और मैं देर तक अपने हम जिनसों के दरमियान बैठा रहा। घोड़ों की मालिश करने वाले 2 आदमियों ने मेरी मालिश शुरू कर दी और उनकी नज़र में मेरा मर्तबा घोड़ों से बुलंद हो गया था। वो मेरी जुर्रत और हिम्मत पर अश कर रहे थे और मेरी ज़बानी पूरा वाक़या सुनने के लिए बेताब थे। मैंने कहा, यारो, घोड़े इसी तरह बुदकते रहेंगे, क्योंकि आदमियों की 2 किस्में होती हैं। एक वो जिन्हें घोड़े खुद पर सवार कर लेते हैं और दूसरे वो जिन्हें वो अपने पैरों से रोनते हैं। उनकी समझ में मेरी बात नहीं आई और वो उसी इस हादसे का फतूर समझे जो अभी अभी मेरे साथ पेश आया था, और उन्होंने मालिश जारी रखी इसलिए कि वो सुनर में ताक थे। जगदीप का घोड़ा बुदक गया था। बहरहाल जगदीप को यही कहना था और लोगों को उसका बयान जूं का तूं तस्लीम करना पड़ा। लेकिन उसने मुझे को निशाना क्यों बनाया? सुबह थानेदार ने जलील किया था, शाम को ये हादसा रूनुमा हुआ। जहन में कोयले दहक रहे थे और वो मुझे अपनी ठोकरों से मलिया मेड करने की फिक्र में थे और उन्हें यह मालूम नहीं था कि मैं तन्हा मरना कभी पसंद नहीं करूँगा। मुझसे पहले कई जनाजे उठेंगे। जब मैं ये सोचता कि मौत मेरी जेब में मौजूद है, जेब से हाथ निकाला, ताक धना धन शू शां 1 2 4 5 6 मैदान खाली हो गया तो मैंने भी मुक्तल की राह ली। अब खुद मुझ पर हैरत हवाईदा थी कि यह सब कैसे हो गया, मेरे हाथों में ये जोर कहाँ से आ गया। मैंने चश्मे तस्वर से अपना जनाजा उठते देखा। जनाजा क्या अर्थी जानी देखी और वो मुझे हिंदू समझकर जला डालते डाली गम से पागल हो गई होती और शारदा किसी कोने में सबकी नज़रों से छुपकर ज़ारों कतार रो रही होती। मानो को पता ही ना चलता। जारज मेरा दोस्त समझता कि मैं बेवफा निकला। अब्दुल शिराजी को मालूम होता तो उसकी एक रात के चंद घंटे बेआराम हो जाते। विनय सोचता कि मेरी जगह किसी और शख्स को जल्द से जल्द पुर करनी चाहिए। शायद उसे भी खासा अफसोस होता। याद तो खूब किया करता और मैंने ज़िंदा रहकर बहुत से लोगों को दुख देने से बचा लिया, मगर उनके मुकाबले में वो लोग बहुत ज़्यादा थे जिन्हें मैंने खुशी से महरूम कर दिया। किसे गम मिले, किसे खुशी नसीब हो, अपनी ज़िंदगी भी तरफा तमाशा थी। आंख मचोली हो रही थी। सवाल ये था कि कब तक घोड़े दौड़ते रहेंगे और मैं उन्हें हाथों पर उठाकर फेंकता रहूँगा। हादसों की ये अजीब सरदश्त होती है कि अपना तासर पैदा बतदरीज गहरा करते हैं। हादसे का एक वक्त गुजर जाता है तो आदमी को एहसास होता है कि वो कितने बड़े अजाब से 2-4 होते होते रह गया। सुबह का वाक़या तो जैसे तैसे गुजर गया था और मैंने अपने आप से मफाहमत कर ली थी, लेकिन ये शाम का वाक़या ज़हन में घर करता गया। वापसी के वक्त मुझे अपनी आहट तक परशुबा होने लगा कि कहीं किसी तरफ से कोई खंजर न चमक उठे, कोई घोड़ा ना नाराज़ हो जाए। मैंने चलते चलते मीर जमशेद आलम से कहा, ए मियाँ, ये सर्कस के जोकर कब तक बने रहोगे? जो आता है दप लगा के चला जाता है, कब तक हंसाओगे?
میر جمشید عالم بہت ضدی اور برے خود غلط شخص تھا، کوئی معقول جواب نہ دے سکا۔ راستے میں بہت لتاڑا، سخت سست کہا، مگر اس کے قدم وینس چندر کے محل کی طرف ہی بڑھتے گئے۔ معلوم ہوا کہ راج کمار جگدیپ کے لیے راجے پور کے اعلیٰ ڈاکٹروں کی ٹیم آ گئی ہے، جو اس کی نسوں اور رگوں کا معائنہ کر رہی ہے، جو کہیں کوئی رگ کسی جگہ سے ہل تو نہیں گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں خود کو میں مجرم سمجھ رہا تھا، جیسے مجھے اپنا دفاع کرنے کی گستاخی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مجھے خدشہ ہوا کہ اگر راج کمار جگدیپ کو کچھ ہو گیا تو اس کی کوئی ٹانگ یا ہاتھ اس سے برافروختہ ہو گیا تو مجھ پر غیظ و غضب کا کیسا طوفان نازل ہوگا۔ چنانچہ مجھے اس کی صحت اور سلامتی کے متعلق بڑی تشویش ہونے لگی۔ میں بھی وہیں پہنچ گیا جہاں بھیڑ لگی ہوئی تھی، اور کسی طرح گھس کر بیمار کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ ڈاکٹروں کی مسلسل کوشش کے بعد اسے ہوش آیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے اندر زندگی کی حرارت پیدا ہونے لگی ہو۔ تھوڑی دیر بعد انجیکشنوں نے اسے مزید زندہ کر دیا۔ جب وہ بولنے کے قابل ہوا اور اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں متضاد کیفیتیں پیدا ہوئیں، خوف، نفرت، غصے اور انتقام کی کیفیتیں، اور میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ یہ میں نے جان بوجھ کر کیا، اور فوراً مجھے خیال آیا کہ میں اسے اپنا اشتعال دکھا کر محصور کر دوں، اور اسے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ میں اس کے کمینے پن سے پوری طرح واقف ہوں۔ گھوڑا اچانک بدکا، کس چابک دستی سے مجھ پر حملہ آور ہوا، اور اس کمینے نے میرے پر خچے اڑانے کی کیسی مجرمانہ اور بے حبانہ کوشش کی۔ ہوش میں آنے کے بعد حادثے کے متعلق ادھر ادھر کی باتیں سن کر اسے اپنا نقطہ نظر ترتیب دینے کا موقع مل جاتا، جبکہ میں اسے کوئی عذر تراشنے سے پہلے اسے اسی کی نظر میں مجرم ٹھہرانا چاہتا تھا۔ چونکہ اس کے دل میں چوٹ تھا، بے ہوشی نے اسے کچھ اور کمزور کر دیا تھا۔ اس سے لوگوں کی رائے کا بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ اس حادثے کے متعلق کیا سوچ رہے ہیں، اور ادھر میں وقت پر پہنچ گیا تھا، اس لیے میں نے اپنا پہلا مسکمانہ نفرت انگیز تاثر دے کر اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ وہ میری نگاہ کے شعلوں کی تاب نہ لا سکا، مگر نقاہت اور نیم جانی کے عالم میں اس نے اشارے سے میری خیریت پوچھ کر دانش مندی کا ثبوت دیا۔ وہ ٹھیک ہے، اور میری بجائے گداز قسم جسم کی 35 سالہ سرخ عورت پریت کی ماں بینا رانی نے جواب دیا۔ بھگوان کرے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ۔ یہ کیا ہو گیا جگدیپ، تم تو بڑے اچھے گھڑ سوار ہو۔ مجھے افسوس ہے، وہ انگریزی میں ناتوانی سے بولا۔ کوئی بات نہیں صاحب، آپ کے گھوڑے کے نیچے آنا تو میرے لیے عزت کی بات تھی کہ وہ ایسے ویسے نہیں مرا، کسی راج کمار کے گھوڑے سے مرا، میں نے تیکھے انداز میں کہا۔ اور گھوڑوں کا کیا بھروسہ، ذرا سی دیر میں ان کا مزاج بگڑ جاتا ہے۔ جگدیپ کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن ڈاکٹروں نے اس کی زبان بند کر دی اور ہم سب سے باہر نکلنے کی درخواست کی۔ میں خوش خرامی سے باہر آ گیا۔ راہداری میں مجھے پریت، قسم اور ہیما نظر آئیں، اور وہ تینوں ایک عمر کی لگتی تھی۔ میں نے سلام کیا تو انہوں نے رسمی طور پر سر ہلایا، مگر پھر ٹھہر کر مجھے اپنے پاس آنے کا حکم دیا اور مجھے سرتاپا غور سے دیکھا، اور ہیما نے انگریزی میں کہا، بہت ٹف ہے اور خاصا شاندار۔ ہیما کی بات پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور بے نیازی سے آگے بڑھ گئیں۔ مجھے قربانی کا وہ بکرا یاد آ گیا جسے 2 دانت اور قدو قامت دیکھ کر لوگ قربانی کے لیے موضوع قرار دیتے ہیں۔ آج رات ہونے میں دیر لگ رہی ہوتی اور مجھے چاند کے بلائے بام پہنچنے کا انتظار تھا۔ جگدیپ کے گھر والے، اس کی شوخ و شنگ بہنیں اور بھائی اپنے بھائی کو ایک خصوصی ایمبولینس میں لینے کے لیے آئے تھے۔ ڈاکٹر نے منع کر دیا۔ وینس چندر رات تک بہت مصروف رہا اور میں اس کے ارد گرد ہی منڈلاتا رہا۔ جگدیپ کو وینس چندر کے محل کے ایک کمرے میں ٹھہرایا گیا تھا۔ رات کو پارو اور دوسری رانیاں وینس چندر کے پاس بیٹھی اس حادثے کے متعلق گفتگو کرتی رہیں، اور میں کیوں سوئیاں لیتا رہا۔ جب پارو وہاں سے نکلی تو میں نے گھڑی دیکھی، رات کے 11 بج رہے تھے۔ آدھا گھنٹہ میں نے اور انتظار کیا، پھر پارو کے رائش کا تھیلا سنبھالا اور وینس چندر سے نظریں بچا کر باتھ روم کے کبھی دروازے سے راستے سے نکل کر راہداری میں آ گیا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ پارو تنہا گئی ہے۔ تھوڑی دیر تک میں راہداری میں ٹہلتا رہا، اور جیسے ہی وہاں سناٹا طاری ہوا، میں چپکے سے پارو کے دروازے پر پہنچ گیا۔ ہلکی سی دستک پر اندر سے پارو کی آواز سنائی دی، کون ہے؟ میں نے دوبارہ دستک دی اور دروازے کے قریب آ کر اسے پوچھا، کون ہے؟ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، میں۔ وہ سمجھی ہوگی کہ اس وقت اس کا کوئی خاص آدمی اس سے ملنے آیا ہے۔ اس نے احتیاط سے ایک پٹ کھولا اور پھر ایک دم گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی، اور یہ پستول بھی کیا ظالم شاہ ہے۔
कम वक्त जादू है, एक झलक देखते ही नशा हरण हो जाता है। मैंने अंदर दाखिल होने में एक लम्हे की ताखीर नहीं की और झट से दरवाज़ा बंद कर लिया। पारो शब ख्वाबी का लिबास तब्दील कर चुकी थी और कोई अंग्रेज़ लड़की नज़र आ रही थी, बिल्कुल हसीना आलम, और मेरा दिल बिल्लियों उछलने लगा। मोहनदास तुम? उसकी आवाज़ भर्रा रही थी जैसे रिकॉर्ड की सुई खराब हो गई हो। उसका खतरनाक हाथ जहाँ था वहीं ठहरा रहा, क्योंकि बड़ी बड़ी फुर्ती दिखाई थी। नन्हा सा पिस्तौल उसके उठे हुए हाथ में कांप रहा था और मैंने आसानी से उसे लेकर जेब में डाल लिया और महज़ब लहजे में बोला, जनाब, मैं आपका खादम मोहनदास। मुझे कल ही की रात आपके पास आना था, लेकिन मसरूफियतों की वजह से नहीं आने दिया। क्षमा चाहता हूँ। ये आपके फ्रेंच कॉस्मेटिक का सामान मेरे पास मौजूद था। मैंने सोचा कि कोई ख़ास ही चीज़ होगी जो आपने इतने शौक़ से मंगवाई है। कुछ मैं भी उसका लुत्फ़ लूँगा। और मैंने थैला उसकी तरफ फेंकते हुए कहा। उसने उसे उठा लिया और सामने रखे हुए सोफे पर डाल दिया। शुक्रिया, मैं इसका इंतज़ार कर रही थी। उसने कुछ अखलाकी से कहा, ज़रा हमें भी तो सुंघाइए, देखिए कैसे खुशबुएं हैं। तुम खुद ही देख लो। और वो कुछ तुर्शी से बोली, ऐसे नहीं, इसे ज़रा अपने नाजुक बदन पर लगाइए, फिर मुझे करीब बुलाइए और वहीं इसकी खुशबू का असल लुत्फ़ आएगा। ये खुशबू आपके बदन की खुशबू से मिलेगी तो कॉकटेल बन जाएगी। मोहनदास, उसने अपने लहजे में वक़ार पैदा करने की कोशिश की, तुम्हारा इरादा क्या है? ये पिस्तौल आपसे डर लगता है और उसकी मौजूदगी खौफ दूर कर देती है। रही इरादे की बात, तो इतनी रात गए किसी मर्द का किसी औरत की खिलवत में आकर क्या इरादा हो सकता है? मेरा ख्याल है कि हमें इन रस्मी बातों से परहेज़ करनी चाहिए। आइए अंदर चलें, आपसे मिले हुए बहुत दिन हो गए। इतने अच्छे अच्छे कपड़ों में नज़र आती हैं, आपके दिल पर काबू रखना मुश्किल हो जाता है। आपसे शिकायत है कि आपने खादम को खुद नहीं बुलाया। मैंने पिस्तौल सहलाते हुए कहा, मैं तुम्हें ज़रूर बुलाती, मगर ऐसा कोई मौका ही नहीं मिला इन दिनों। उसने कदरे बेतकल्फ़ी से कहा, बहरहाल अब तुम आए हो तो इत्मीनान से बैठो। शुक्रिया। मैं चंद कदम आगे बढ़कर उसके करीब हो गया और मैंने उसकी कमर में हाथ डाल दिया। आप मुझसे कुछ नाराज़ हैं? नहीं नहीं, तो वह कसमसा कर बोली, तुम देख रहे हो कि यहाँ कैसी आफतें आ रही हैं। इधर ज़हन ऐसा परेशान रहा कि किसी तरफ का होश नहीं रहा। आप क्यों इतना असर लेती हैं? अपने खादमों को हुक्म दीजिए। मुझे इस बात का क़लक़ ही रहा कि आपने इतनी कुर्बत के बावजूद मुझे कोई खिदमत नहीं सौंपी। मैं इसलिए ख्वाबगाह की तरफ बढ़ा। पिस्तौल अंदर रख लो। और वह शाहाना अंदाज में बोली, चलिए यूँ ही सही। मैंने अपना पिस्तौल भी जेब में डाल लिया। ख्वाबगाह के अंदर पहुंचकर मैंने दरवाज़ा बंद किया और पिस्तौल दोबारा निकालकर तमाम रोज़न पर्दों से बंद किए। गुस्ल खाने का दरवाज़ा खुला हुआ था और एहतियातन उसे भी बंद कर दिया। कमरे में हल्की अंग्रेज़ी मौसीकी तैर रही थी और हल्की रोशनी थी। पारो का ज़ौक़ तो मस्तन था। क्या हसीन रात है। अब आइए मेरे पहलू में सिमट आइए, मैं शोर मचा दूंगी। उसने शरारत से मुझे धमकी दी। मैं आपके होंठ खुलने ही नहीं दूंगा। कभी कभी तुम हद से गुजर जाते हो। उस रोज़ भी प्रीत के सामने तुमने हमाकत का सबूत दिया था। पारो दिल नवार नाराज़ी से बोली, और वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी? वो आप पर रश्क करती होगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, क्या? और तुम अपने बारे में शदीद गलतफहमी में मुब्तला हो। उसने मौके की नज़ाकत समझकर इस बार कुछ जल्दी मुनफ़्फ़ल होना शुरू कर दिया। यकीन कीजिए, यहाँ की औरतें मुझे जिन नज़रों से देखती हैं वो मैं पहचानता हूँ। बहुत सौ को मैं मुंह उठाकर देखता भी नहीं, लेकिन आपने जादू कर दिया है। झूठ बोलते हो, वो इठलाकर बोली। सच कहता हूँ, मैंने उसकी जुल्फ़ें चूमते हुए कहा। आपने पागल कर दिया है। तुम बहुत शरीर हो और तुम्हें कोई अच्छा काम ढूंढना चाहिए। तुम ये नौकर क्यों बने हुए हो? और तुम में जुर्रत है, जहानत है। किस्मत अच्छी नहीं, पर जब से आपको देखा है उम्र भर यहीं रहने को जी करता है। मेरी दोस्ती महंगी पड़ती है, वो शोखी से बोली। मुझे अंदाज़ा है आप भी कुछ कम शरीर नहीं हैं। कभी कभी आपकी जहानत की दाद देने के लिए बेसाख्ता तड़प जाता हूँ। कभी आप पर गुस्सा आता है कि आपको खूब मारूं, काट खाऊं। क्यों गुस्सा क्यों आता है? क्या मुझसे फिर कोई शिकायत पैदा हो गई तुम्हें? नहीं, पिछली बातें तो मैं भूल चुका हूँ, मगर आप बहुत संग दिल हैं। मैंने क्या संग दिली की? उसने मुझसे दूर हटने की कोशिश की। बस आपने मुझ पर एतबार नहीं किया। आप हुक्म देकर तो देखती, गुलाम अपनी गर्दन कटवा देता, मगर आपने एतबार करने के बजाय और शक करना शुरू कर दिया। आपने मुझे दोबारा नहीं बुलाया। आपने मुझ जैसे परस्तार को नज़रअंदाज कर दिया। ओहो, तो तुम बातें खूब करते हो। तुमने ऐसी बातें कहाँ से सीखी? और आपने ये जुल्म करना, ये शोखियाँ करना कहाँ से सीखा?
اس کی آنکھوں نے بار بار کروٹیں بدلی۔ تم بہت گستاخ اور بدتمیز ہو۔ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا مگر انداز میں نرمی تھی۔ سنیے، آپ مجھے کیا سمجھتی ہیں؟ بہتر ہوگا کہ ہم کھل کر بات کریں۔ میں اور وہ میرے سوال پر سوچ میں پڑ گئی۔ تم ایک مشکل آدمی ہو اور میری بھی آپ کے بارے میں یہی رائے ہے۔ اتفاق سے دو مشکل آدمی مل گئے ہیں۔ اچھا ہوگا کہ ہم خود کو ایک دوسرے کے لیے آسان بنائیں۔ پہل میں نے کر دی ہے مگر آپ کی طرف سے ابھی تک اس بات میں جواب نہیں آیا، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ وہ کچھ سوچنے لگی۔ کیا چاہتے ہو؟ یہ سوال شاید آپ نے پہلی ملاقات میں بھی کیا تھا اور میں نے جواب دیا تھا کہ میں آپ کو چاہتا ہوں۔ دوسری ملاقات میں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہم پہلی بار مل رہے ہوں اور میرے آنے کا مقصد آپ کو معلوم ہے۔ کوئی بات آپ سے ڈکی چھپی نہیں۔ بات وہاں سے شروع کیجئے جہاں سے دوسری ملاقات میں ہوتی ہے۔ یہ حجاب ختم کیجئے۔ دیکھیے رات گزر رہی ہے۔ کیسی شبنمی، کیسی حسین رات ہے۔ ہلکی روشنی، ہلکی موسیقی، ہلکی پھلکی آپ بھی۔ اور یہ رات بے مزہ کیوں کرتی ہیں؟ آپ میرے پہلو میں، ایک عورت، نہایت حسین عورت، ایک مرد، نہایت تشنہ مرد کے پہلو میں، اور کچھ سوچیے نہ ہمارے آپ کے درمیان کوئی پردہ رہ گیا ہے۔ موہن داس ایک بات بتاؤ، اور وہ مچل کر بولی۔ تم کون ہو؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ آدمی کا بچہ ہوں پارو رانی، میں نے ہنس کر کہا۔ پھر وہی، اور تم خود ہی پیچیدگیاں پیدا کر رہے ہو۔ اور وہ الجھتے ہوئے بولی۔ آپ نے ایک بہت مشکل سوال کر دیا ہے، اس کا جواب اتنا آسان نہیں۔ اچھا چلیے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے کیا سمجھتی ہیں؟ میں تم سے بہت متاثر ہوں۔ تم، وہ جھجک کر بولی، اور تم یقیناً وہ نہیں ہو جس کا اظہار تم کر رہے ہو۔ تمہاری یہ زبان کسی نوکر کی زبان نہیں ہے۔ تم نے اچھا میک اپ کیا ہے۔ خوب، اور میں نے تالی بجا کر کہا، چلیے آپ کسی حد تک ایمان تو لائیں۔ پہلے تو تم مجھے تم کہا کرتے تھے، اب یہ آپ کی رٹ کیوں لگا رکھی ہے؟ پہلے میں آپ کا اتنا قائل نہیں تھا، مجھے آپ کی اہمیت اور وقت کا اندازہ نہیں تھا۔ او ہو، وہ مسکرائی۔ تو تم مجھے سب کچھ جانتے ہو اور دلکش باتیں کرتے ہو۔ میں نے سر جھکا لیا۔ آپ اپنی زلفوں کی طرح پیچیدہ ہیں اور تم اپنے وزن کے مطابق بھاری اور اپنے قد کے مطابق بلند ہو۔ اس دن خبر ہے کیا ہوا؟ میں نے کہانی سنانے کے انداز میں کہا۔ کس دن؟ وہ اشتیاق سے بولی۔ اس دن جب آپ نے مجھے میک اپ کا سامان لینے بھیجا تھا۔ ہاں کیا ہوا؟ اس نے اپنی گھبراہٹ صاف چھپا لی۔ ذرا قریب آئیے، میں نے کہا، اور وہ سمٹ آئی۔ میں نے اس کی شانوں پر دونوں ہاتھ رکھ لیے۔ اس دن میں باہر نکلا تو راستے میں دو گنڈوں نے مجھے گھیر لیا۔ کم بخت سمجھتے تھے کہ وہ مجھے گرا دیں گے۔ بڑی زبردست لڑائی ہوئی، خون خون، کشتم کشتہ، اور میں نے دونوں ہاتھوں سے مکے لہراتے ہوئے کہا، بھاگ گئے۔ اچھا، تو گویا میں نے تمہیں خاصی مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ ارے آپ تو نہ جانے کیا کیا آفتہ ڈھائیں گی۔ آپ تو بڑی قیامت ہیں۔ آپ کی خاطر کسی دن یہ جان چلی جائے گی۔ تم بہت بہادر آدمی ہو اور آج بھی تم نے کمال کر دیا۔ گھوڑا تم نے کیسے قابو میں کیا تھا؟ تم نے تو پورے بھون کو دنگ کر دیا۔ آپ دیکھتی رہیے، ابھی اور کیا کیا کمالات دکھاتا ہوں۔ بس آپ کی قربت کا اعتماد چاہیے۔ کبھی کبھی بلا کر اپنے دیدار کا شربت پلا دیا کیجیے۔ کرم کی ایک نظر سے دیکھ لیا کیجیے، پھر دیکھیے کہ کیا کیا فتنے جگاتا ہوں۔ ابھی تو گھوڑا اٹھوایا ہے، پھر ہاتھی اٹھا لوں گا۔ بتائیے بلایا کریں گی نا؟ تم پر یقین مشکل سے آتا ہے، وہ آنکھیں چمکا کر بولی۔ راجکمار وینر چندر نے مجھ پر یقین کیا ہے تو دیکھ لیجئے میں ان کے لیے کیسا اچھا پاسبان بنا ہوا ہوں۔ میں تمہیں آزماؤں گی، مگر پہلے تمہارے بارے میں بہت کچھ جاننا ضروری ہے، اس نے لہرا کر کہا، اور مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ میرے تعارف کے لیے یہ کیا کم ہے کہ میں پرکاش پورن کی ایک حسین عورت کے خوابگاہ میں حملہ آور ہو گیا ہوں۔ اس عورت کی تمنا نہ جانے کتنے ہزار لوگ کرتے ہیں، لیکن تمہاری حیثیت محض ایک حملہ آور کی ہے۔ تم اپنے ہاتھوں میں پستول لائے ہو، پھول نہیں۔ تمہاری نگاہ میں ہوس ہے، گداز نہیں۔ پستول کی نوک پر تم اعتبار قائم کرنا چاہتے ہو، وہ روانی سے بول رہی تھی۔ ہاں، اصل میں اس کی ضرورت اس لیے پڑی کہ آپ نے مردم شناسی نہیں کی۔ آپ کے یہاں اتفاق کی ذرا بھی گرمی ہوتی تو اس ناچیز کے ہاتھ اڑتے ہوئے ہوتے کہ آئیے ان میں زنجیریں پہنا دیجیے۔ تم لمحہ بے لمحہ اپنی گفتگو سے مجھے خوش کر رہے ہو کہ میں ایک کم تر آدمی سے بات نہیں کر رہی۔ میرے سامنے ایک مکمل مضبوط اور ذہین شخص بیٹھا ہے۔ شکر ہے کہ آپ اس نتیجے پر پہنچی۔ اب ارزاہ کرم کچھ اور سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ آپ کے پہلو میں ایک غضبناک مرد بیٹھا ہوا ہے، جسے حکم چلانا آتا ہے، جسے سوچنا آتا ہے، اور جسے چیزیں بگاڑنا، سنوارنا، لڑنا جھگڑنا، مقابلہ کرنا اور چیلنج قبول کرنا آتا ہے۔ سمجھیے آپ پارو رانی، میرا عہدہ بڑھا دیجیے۔ میں نے اس کا لال چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اس کی نازک لبوں پر اپنی آنکھیں رکھ دیں۔
ये कोई धमकी दे रहे हो? उसने तलखी से पूछा। नहीं, मैं अपना तारफ़ करा रहा हूँ, जिससे में शायद पहले कोई कसर रह गई थी। बूंद के हालात, गोलियां, चाकू और घोड़े आपकी नज़र में होंगे। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि किसी वक्त ठंडे दिल से सोचिए कि मामलात इस तरह क्यों नहीं निमट रहे जिस तरह लोग निपटाना चाहते होंगे। वो अपने होंठ भींच कर बोली, और मैं तुम्हारे मशवरे पर अमल करूँगी। बातें बहुत साफ़ हैं, लेकिन ना जाने क्यों आपने आंखें बंद कर ली हैं। तुम मुझे कोई और मशवरा दोगे? उसका चेहरा तमतमाने लगा था। तुम मुझे कोई और मशवरा दोगे? उसका चेहरा तमतमाने लगा था। मैं आपको मशवरे देता रहूँगा, मोहब्बत से, नरमी से, गर्मी से। आपने इन मशवरों पर ध्यान ना दिया तो नुकसान उठाएंगी। फ़र्ज़ करो मैं तुम्हें बिल्कुल रद्द कर दूँ। मैंने उल्टे हाथ का एक तमांचा उसके रुखसार पर रसीद कर दिया। रुखसार पर आग दहकने लगी और वो बुरी तरह तड़पी और उसने मेरे पहलू से निकल के भागना चाहा। मैंने उसका हाथ पकड़ कर खींच लिया और वह मेरी आगोश में गिर गई। सुकून से बैठिए। आपने गौर किया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? अगर तुम ये समझते हो कि मैं इस वक्त तुम्हारे हर हुक्म की तामील पर मजबूर हूँ, तो यहाँ से जाने के बाद तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। आहा, और मैंने हंसकर कहा, मुश्किलें? और मुझे खूब अंदाज़ा है कि आप क्या कर सकती हैं और आपका हुक्म कहाँ कहाँ चलता है। लेकिन आपको याद आ जाएगा कि मैं किसी तनतने की बगैर यहाँ आने की जुर्रत नहीं कर सकता था। मेरी पुश्त पर कोई गिरोह होगा, कोई फ़ौज होगी, चाहे कोई। तो क्या तुम? वो कुछ कहते कहते रुक गई। आप कुछ भी समझिए, मगर एहतियात से कदम उठाया कीजिए। ये फूल जड़ियाँ छोड़ने से कुछ नहीं होगा। तुम मुझे गलत समझ रहे हो, वह बफर कर बोली। गलत तो आपने मुझे समझा है। खैर, अब आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला तो वही जो आपने इख्तियार किया है, और दूसरा वो जो आपने इख्तियार नहीं किया। आपके सोचने के लिए मैंने बहुत कुछ कह दिया है। तुमने कुछ नहीं कहा, अब के उसने लचकदार आवाज़ में कहा। कहना तो आपसे और भी कुछ है, और इरादा करके आया था कि आपको इतना मारूंगा कि आप हमेशा याद रखेंगी। सोचा था कि मैं आपका हसीन चेहरा जुल्फा कर रख दूंगा, लेकिन आपकी खूबसूरती का ख्याल आ गया, आपकी औरत होने और अपने मर्द होने का ख्याल आ गया। चलिए, आपकी जान छूटी। मैं तुम्हारी गलतफहमी किस तरह दूर करूं, समझ में नहीं आता। और वह रुहासी हो गई। बस अब मेरी आगोश में समा जाइए और मुझे अपना नशा पिलाइए। मेरे ये आहनी बाजू इस्तेमाल कीजिए। और मैंने उसे अपने हिसार में खींचकर चटखटाते हुए कहा, इतने वैशी मत बनो, और मैं गोश्त पोस्त की बनी हुई हूँ। झूठ, आप तो पत्थर की बनी हुई हैं। आप एक मुतहरक मुजस्मा हैं। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? ठहरो। आपको खूब सताने को जी चाहता है। मेरा दम घुट जाएगा। तुम बहुत ही जानवर हो। वो इतनी नशीली थी कि मैं ज़बत खो बैठा, और वह मेरी आगोश में बेआब मछली की तरह तड़प रही थी। फिर उसने फसाद में एक मौके से फ़ायदा उठाकर मेरी जेब में हाथ डाल दिया। जेब में पिस्तौल रखा हुआ था। मैंने उसके बाजुओं में अपने दांत पियुस्त कर दिए और दूर हटकर दोनों पिस्तौल अंदरूनी जेब में डाल लिए, और वह बिस्तर से उठकर एक तरफ भागने ही वाली थी कि मैंने अपना हाथ पूरी ताकत से घुमाया और वह चकराती हुई फर्श पर गिरी, और मैंने उसे उठाकर उसका गुलाबी रुखसार सुहाबी करने के लिए एक तमाचा जड़ दिया। मेरे हाथ में कौड़ा होता तो मैं उसके बदन में नील डाल देता। 2-3 तमाचे और ठोकरें खाने के बाद वो फर्श से नहीं उठी। मैं मुंतज़िर था कि वो उठे तो मैं अपने हाथों की खुजली दूर करूं, मगर जब देर हो गई तो मुझे एहसास हुआ और मैंने उसका शाना पकड़ कर उठाया। उसने दर्जीदगी और सरासीमगी से नज़रें झुका ली। मैंने उसे दिल से लगा लिया और वह सिसकने लगी थी। उसे अपने गाउन की भी खबर नहीं थी कि वह बदन पर कहाँ है, कहाँ नहीं। तुम बहुत बड़ी हमाकत में मुब्तला हो पारो। तुम अपने आप को फ़रेब दे रही हो और अपना शबाब ज़ायल कर रही हो। मेरी रानी, तुमने मुखालिफ हवाओं का ख्याल ही नहीं किया। मेरा लहजा तसना से मबरा था। कोई तूफ़ान आ गया तो तुम तिनकित की तरह उड़ जाओगी। वैसे ही तुम एक नाजुक शाख हो। फूल जैसा तो तुम्हारा बदन है। इतनी तेज़ मत दौड़ो कि सांस उखड़ जाए। तुम बहुत तनहा हो और यहाँ सब झूठ है। जो औरों से वफादार नहीं हैं वो तुमसे कैसे वफादार हो सकते हैं? समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने उसका चेहरा उठाकर देखा। वो आंसुओं से तर था। मैं उसे बिस्तर तक ले आया और मैंने उसका गाउन दुरुस्त किया और उसके आंसू पूंछे और उसे पानी पिलाया। वो बेइख्तियार मेरे शाने से टिक गई। कुछ जवाब दो, बोलो पारो। देखो, अब मैं तुम्हें आप नहीं कह रहा हूँ। मैंने तुम पर हाथ इसलिए उठाया कि मैं बहुत फूक गया हूँ। बोलो। और मैंने उसे हवा में उछाल कर उसके कैच कर लिया था। मोहन, यकीन करो, मुझे किसी पर एतबार नहीं। तुम सच कहते हो, मैं बहुत तनहा हूँ। लेकिन वो सिसक पड़ी।
लेकिन तुम दलदल में फंस गई हो और नादानी में बहुत सी गलतियां कर चुकी हो। मैं जानता हूँ। वो हैरत से मेरा मुंह देखने लगी और जल्लाकर बोली, तुम सब कुछ जानते हो। मेरी नज़रें क्या क्या और कहाँ कहाँ देख रही हैं। शतरंज की हर चाल मेरे सामने है। कौन सा प्यादा पिट गया, किसने घोड़ा आगे बढ़ाया, किसने पैदल से उसे पीट लिया, फेला किस खाने में है, और बादशाह और अब में आने को है। और मैंने उसे नोच कर कहा, कोइन क्या सोच रही है? कोइन तो पहले पिट रही है, उसने उदासी से कहा, और कोई ने ज़रा तेजी दिखा दी, गलत खाने में चली गई। मोहन, तुम बताओ कि तुम हो कौन? जब तक तुम ये नहीं बताओगे कि मैं तुम्हारे करीब आते हुए झिड़कती रहूंगी। मैं मुखालिफ हवा हूँ पारो, जो कभी तेज चलने लगती है, कभी आहिस्ता। फिल वक्त तुम इतना ही जाने पर इक्तफा करो। तुम्हारी मर्जी। बहरहाल तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। शायद ये सच हो, और सच ना भी हुआ तो एक दिन तुम सच जान लोगी, क्योंकि मैंने तुम्हें मुतंबा कर दिया है। अगली चाल तुम खूब सोच समझ कर चलोगी। वो किसी फिक्र में खो गई और जैसे मुझसे बेनियाज हो गई। मुझे वीनस चंद्र के पास जाना था। मैंने उसे चौंकाते हुए कहा, और अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। क्या मैं चला जाऊं? नहीं, तुम बैठो। तुम कुछ पीते हो? उसने संजीदगी से पूछा। मैं तुम्हें पी रहा हूं। मैंने उसकी चुटकी भर ली। और तुम्हें कोई एतराज़ है? नहीं, और होगा भी तो तुम मानोगे थोड़ी। और उसने शोखी की कोशिश की। तुम कहोगे तो मैं चला जाऊंगा, मैंने उठते हुए कहा। जाओ, वो मुस्कुराकर बोली। ठीक है, मैंने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, और ख्वाबगाह की चिटकनी गिरा दी। मैं दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि वह लपकती हुई आई। वाकई जा रहे हो? उसने नाजो अदा से कहा। तुम्हारा हुक्म जो है। उसने चटकनी दोबारा ऊपर कर दी और मेरी गर्दन में बाहें डाल दी। मोहन, काश हम एक दूसरे के लिए सच साबित हों। मैंने उसे गोद में उठा लिया। पारो, तुम सच होकर और हसीन हो जाओगी। मोहन, तुम्हारा असल नाम क्या है? वो जज्बात में डूब कर बोली। यही। क्या ये तुम्हें पसंद नहीं है? बदल दूं? बहुत प्यारा नाम है, मगर ये तुम्हारा असल नाम नहीं है। क्यों? तुमने ये कैसे अंदाज़ा लगाया? इसलिए कि ना जाने क्यों ये नाम तुम्हारे चेहरे पर फिट नहीं होता। मसलन मेरा क्या नाम होना चाहिए था? तुम्हारा नाम अच्छा सोच कर बताऊंगी। ठीक है, मैंने झूमते हुए कहा। हम दोनों बेख्तर बिस्तर की तरफ आ गए और मेरी आंखें उसके दहकते बदन से तपने लगीं। हाथों में लर्जिश आ गई और मैंने बेहरफ और नवा सच बोलना शुरू किया तो कोई हद ना रही। उसकी हाँ भी उस वक़्त कोई आलूदगी नहीं थी। सच तो फ़ौरन मुंतकिल हो जाता है। उस सच में दुश्मन भी अजीज़ मालूम होता है। गोया दुश्मनी होश में होती है और सच बेहोशी में बोला जाता है। हसीन औरतों के हजूम में पारों का नीलाम होता तो उसकी बोली बढ़ चढ़ कर लगती और उसके बदन पर निगाह ठहरती ही ना थी, क्योंकि निगाह इतनी कसी रोशनी की मुतहम्मल नहीं होती। वो 1000 वाट का बल्ब थी और फ्रेंच कॉस्मेटिक की दुकान थी, और अतलस वो कम ख्वाब का कारखाना थी। वो रबड़ की गुड़िया थी और वो शराब खाना थी। वो खयाम की एक रुबाई थी और मिकाइल अंजलो की तस्वीर और सीफू का कोई नगमा। और मैं इस वक्त बहुत मालदार शख्स था, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरी मलकियत थीं। मुझे अपनी गरीबी और फ़कीरी का कोई एहसास नहीं था। जब मैं लड़खड़ाता हुआ वापस होने लगा तो वो मुझे दरवाजे तक छोड़ने आई। पहले उसने राहदारी में इधर उधर देखा, मुझे अपने लबों की तलछट पिलाई और कहा, मुझे उम्मीद है कि अब तुम सच बोलोगे, और मैंने भी तुमसे वादा करती हूँ। मैंने बोझिल आँखों से उसे देखा, उसकी जुल्फ़ें चूमी और बाहर चला आया। ठंडी हवा लगी तो मुझे कुछ होश आया। अपनी औकात का ख्याल आया। इस वक्त 1:30 बज रहा था। वीनस चंद्र के ड्राइंग रूम में रोशनी हो रही थी और राहदारी के आखिरी सिरे पर दरबान ऊँग रहा था। मैं क्या क्या इरादे बांध कर पारो के पास गया था, लेकिन मैं कदे में दाखिल होकर होशो हवास जाते रहे। पता नहीं मेरे आने के बाद पारो किस तरह सोच रही होगी। मैंने कदम तेज कर दिए और बाथरूम के अकबी रास्ते से वीनस चंद्र की ड्राइंग रूम में चला आया। वो एक हसीन और जमील लड़की के साथ शतरंज खेल रहा था। जैसे ही मेरी आमद का खटका हुआ, उसने घबराकर इधर उधर नजरें दौड़ाई और मुझे दूसरे रास्ते से आता देखकर वो तकरीबन उछल पड़ा। मोहनदास, तुम कहाँ थे? वो शिकायत अमीद अंदाज में बोला। आज तुमसे बहुत सी बातें करना थी। मैं ड्यूटी पर ही था वीनस बाबू, एक ख़ास काम से गया था। मैंने लड़की की तरफ इशारा करके पूछा, ये कौन है? ये, वो मुस्कुरा कर बोला। तुम नहीं आए तो वक़्त काटना मुश्किल हो गया था। हमने मेहमान खाने से इन्हें बुला लिया। ये आज अपने मुजाहरा करने के लिए दिल्ली से आई हैं। इसका नाम तरन्नुम है। आज जगदीप के हादसे की वजह से हम इनका तरन्नुम तो नहीं सुन सके, मगर इनकी वीदी ही मौसीकी है। तस्लीमात। तरन्नुम ने झुक कर खास अंदाज में मुझे सलाम किया। आदाब।
और मैंने उसकी तरफ देख कर कहा, बिलाशुबा ये तरन्नुम है। कहिए आपको राजेपुर पसंद आया? बहुत पुरसकून जगह है, सब्जी और फूलों से ढकी हुई। पहाड़ियों के दरमियान लोग शायस्ता और नफीस और तरन्नुम रेज लहजे में बोली। आज यहाँ एक फूल का इजाफा और हो गया। मैंने शोखी की, मगर फौरन मैंने खुद को टोका। मेरा ये लहजा वीनस चंद्र को मशकूक कर सकता था। हमारे राजकुमार फ़न के कदरदान हैं, मैंने दरबारी लहजे में कहा। बेशक ये सूरत और ये गुफ्तगू साहब ज़ौक़ होने की गुमाजी करती है, वो खुश सलीकी से बोली। देखिए, नज़र न लगा दीजिएगा इन्हें, मेरे मुंह से निकल गया। मोहनदास, खूब, आज तो बहुत दिलकश बातें कर रहे हो। वीनस चंद्र हैरत से बोला, यकीनन ये सब उनका असर है। आओ बैठ जाओ। खड़े क्यों हो? और मैं ज़मीन पर बैठ गया और वह नाराज़ होकर बोला, अरे इधर बैठो हमारे पास। वो उस नई लड़की के सामने मुझसे अपना रबत ज़बत दिखाकर गलती कर रहा था। मैं खामोशी से बैठ गया। चाल चलिएगा, तरन्नुम ने उसे मतवज्जा किया। हम तो भूल ही गए, अब उठाइए ये बसात, क्यों ना बातें की जाएं। वीनस चंद्र बहुत मौज में नजर आ रहा था। आप बाजी तो मुकम्मल कर लीजिए, खबर है कि क्या बज रहा है, मैंने दखल दिया। छोड़ो भी, वीनस चंद्र ने हाथ बढ़ाकर सारे मोहरे गिरा दिए। ये बताओ कि तुम कहाँ से आ रहे हो? मुझसे बातें बाद में कीजिएगा, इतनी दूर से यह मेहमान आई हुई हैं, इनका ख्याल कीजिए। अभी तो रात बहुत बाकी है, ये भी यही मौजूद है। मैं क्यों ना आपसे इजाज़त चाह लूँ? और ये क्या कहेंगी कि राजेपुर में मेहमानों की इसी तरह खातर की जाती है।